Hi guys, welcome to my channel Nursing Exams Made Simple. You want to be a nursing officer? देन आपको मेरी वीडियोस फॉलो करनी पड़ेंगी। हम डेली थोड़े थोड़े टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आप उनको पढ़िए, समझिए, थोड़े क्वेश्चन आंसर कीजिए और थोड़े डाउट्स क्लियर कीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है ये मैं आपको बता। सबसे पहले तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन पर कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ देख सकें। आज तो कुछ नया होने वाला है। क्या? आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हमने जितना भी लास्ट वीडियोस में पढ़ाया है, हम अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ ये क्वेश्चन आंसर का सेशन करने के लिए? तो चलिए आ जाइए फटाफट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट्स इंक्लूडेड। ऑप्शन ए इज़ IV therapy, ऑप्शन बी इज़ IV मैनिटॉल, ऑप्शन सी इज़ क्लियरेंस ऑफ एयरवेज एंड ऑप्शन डी इज़ कार्डिक कंप्रेशन। तो आप ये पढ़िए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में वो प्रायोरिटी पूछ रहा है कि बेसिक मैनेजमेंट क्या है किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट की। तो यहाँ पे आप किस बारे में सोचोगे? आप मैस्लोज की हायरार्की के बारे में सोचोगे कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमने वहाँ पे आपको हायरार्की बताई थी, प्रायोरिटी बताई थी कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करोगे। आप किसको करोगे? आप बेसिक नीड्स को प्रायोरिटाइज करोगे। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शंस में, फर्स्ट क्या? IV थेरेपी, फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए IV मैनिटॉल। IV मैनिटॉल डिपेंड करता है कि पेशेंट को अगर सेरिब्रल स्वेलिंग है तो हम IV मैनिटॉल प्रिस्क्राइब करेंगे। सी हमारे पास जो है वो क्लियरेंस ऑफ एयरवे है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी हमारे पास कार्डिक कंप्रेशन है। कार्डिक कंप्रेशन देने का अनकॉन्शियस पेशेंट में एकदम से कोई तुक नहीं बनता। तो हम किस पर जाएंगे? हम क्लियरेंस ऑफ एयरवे पर जाएंगे, क्योंकि हम जो प्रायोरिटी दे रहे हैं वो ऑक्सीजन को दे रहे हैं। ऑक्सीजन IV थेरेपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिल गया आपको अपना आंसर। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के नंबर पे मत जाइए, आप क्वेश्चन देखिए। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज अ लीगली टर्म्ड एज। अभी आपने लास्ट क्लास में टॉर्ट्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे अनइंटेंशनल टॉर्ट्स में मैंने आपको नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस के बारे में बताया था। तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को क्या बोलते हैं? आप वो वीडियो दोबारा खोलिए, दोबारा से उसको पढ़िए। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस। आप ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शन ए इज असॉल्ट, ऑप्शन बी इज सिलेंडर, ऑप्शन सी इज क्राइम एंड ऑप्शन डी इज माल प्रैक्टिस। तो इसका आंसर डायरेक्ट है, आपको जो सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर सिर्फ माल प्रैक्टिस है, आप डायरेक्ट से टिक कर दीजिए। तो ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बेस्ट रिलायबल टूर फॉर डाटा गैदरिंग इज। ये क्वेश्चन हमारा नर्सिंग प्रोसेस से उठकर आया है। तो आपको इसमें देखना है, ए ऑप्शन इज इंटरव्यू शेड्यूल, ऑप्शन बी इज क्वेश्चनियर, ऑप्शन सी इज यूज ऑफ लेबोरेटरी डाटा और ऑप्शन डी इज ऑब्जर्वेशन। तो डाटा गैदरिंग के लिए हम कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं? हम इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सबसे बेस्ट रिलायबल जो मेथड होता है डाटा गैदरिंग का वो इंटरव्यू शेड्यूल होता है, जिसमें हम डायरेक्टली पेशेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन कंसिडरिंग कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम द नर्स कंक्लूड दैट अडेप्टेशंस। तो ये क्वेश्चन हमारा जो आया है वो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम से आया है। आप फिर से एक बार पढ़िए। व्हेन कंसिडरिंग कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम द नर्स कंक्लूड्स दैट अडेप्टेशंस। ऑप्शन ए इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्ट्रेसर, ऑप्शन बी इज कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ऑप्शन सी इज बिकम सेकेंडरी स्ट्रेसर्स, या ऑप्शन डी आर माल अडप्टिव रिस्पॉन्सेज। तो ठीक है, आपको याद होगा जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में मैंने आपको क्या बताया था? किसने दिया था? साइल्स ने दिया था। इसकी 3 स्टेजेस थी, अलार्म, रेजिस्टेंट एंड एग्जॉशन। और यहाँ पे जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारे कैन बी कॉन्शियस और कैन बी अनकॉन्शियस। इसमें स्पेशली हमारा क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे एड्रेनल मेडुला एक्टिवेट होकर हमारी बॉडी में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, जिससे हमारा पूरा एक सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, कैन बी कॉन्शियस एंड कैन बी अनकॉन्शियस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज लीडरशिप, ऑप्शन बी इज मैनेजमेंट, ऑप्शन सी इज डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्शन डी इज सुपरविजन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था लीडरशिप के बारे में कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप एक एबिलिटी होती है जिसमें हम किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी काम को लेकर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप बोलते हैं। जहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ लीडरशिप बताया था कि कितनी तरह के लीडरशिप होते हैं। ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है, लेजिस्लेटिव है, ब्यूरोक्रेटिक है, चैरिस्मेटिक है। ठीक है, तो ये सारे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? लीडरशिप हो जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी हमारा नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर नर्सेज एबल टू डिटेक्ट थ्रू द हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट करके हमें क्या पता चलेगा? तो ऑप्शन ए इज एरियाज दैट नीड कॉन्टिन्यूस केयर, एरियाज दैट नीड इन हॉस्पिटल केयर,
एरियाज दैट नीड रेफरल टू द स्पेशलिस्ट या फिर एरियाज इन नीड ऑफ हेल्थ एडजस्टमेंट। तो हम जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं वो मेडिकल डायग्नोसिस की तरह नहीं होता कि हम उसमें पूरा पेशेंट को क्योर दें। वो एक शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं कि हम थोड़े से टाइम के बाद थोड़ी इंप्लीमेंटेशन करके एक एवोल्यूशन तक पहुंच जाएं। तो यहाँ पे हम क्या पता लगाते हैं असेसमेंट करके कि एरियाज इन नीड ऑफ हेल्थ एडजस्टमेंट, दैट इज आंसर इज डी। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मेरा नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल थिंकिंग यूजफुल टू द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो यूजफुल होती है? ऑप्शन ए इज इट हाईलाइट्स द ऑब्वियस सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ऑप्शन बी इज इट कैन लीड टू अ बेटर आउटकम फॉर द पेशेंट। ऑप्शन सी इज इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस एंड ऑप्शन डी इज इट हेल्प्स द नर्स अराइव एट अ सॉल्यूशन मोर क्विकली। तो आप इसमें क्या सोच सकते हो कि एक नर्सिंग प्रोसेस के लिए क्या थिंकिंग इंपॉर्टेंट है? हम इसमें क्या करते हैं, हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट का, एक डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं और फिर उसका इवोल्यूशन देखते हैं। तो क्या होता है इसमें, हम मेनली क्या करते हैं, ऑप्शन इज बी, इट कैन लीड टू अ बेटर आउटकम फॉर द पेशेंट, कि हम जो इवोल्यूशन है उसको ऐसा देखते हैं कि बेटर आउटकम मिल सके हमें पेशेंट के लिए। अगर हमें बेटर आउटकम नहीं मिलता है पेशेंट के लिए तो हम अपने रिपीट्स फिर से फॉलो करते हैं, अपना नर्सिंग प्रोसेस फिर से फॉलो करते हैं। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर ही छिपा दिया है, तो आप बस क्वेश्चन पढ़िए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्सिंग डायग्नोसिस? ऑप्शन ए इज स्ट्रोक, ऑप्शन बी इज रीनल फेलियर, ऑप्शन सी इज फ्रैक्चर, ऑप्शन डी इज एक्यूट पेन। तो ये देखिए ऊपर के जो तीन ऑप्शन हमारे पास है वो सारे मेडिकल डायग्नोसिस हैं या फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस है किसी भी सिम्टम को लेके। लेकिन ऑप्शन डी हमारे पास जो है एक्यूट पेन, वो एक नर्सिंग डायग्नोसिस है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हमारा कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पढ़िए आप। डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय द नर्स अबाउट अ पेशेंट्स कंडीशन इज लीगल व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज। ठीक है, तो आप देखिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल है पेशेंट से लिए, अब वो आपने किसी और से शेयर कर दी है। अब इनमें से क्या होगा, कब हो सकता है ऐसा? ऑप्शन ए इज व्हेन गिवन टू लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल, आपने किसी लॉ के पर्सनल को दे दिया है। ऑप्शन बी इज शेयर्ड विद अदर हेल्थ टीम मेंबर्स। ऑप्शन सी इज डिस्कस्ड इन अ प्राइवेट विद अ फैमिली मेंबर। ऑप्शन डी इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स एम्प्लॉयर। तो क्या होता है, आपने कोई डिस्क्लोज किया कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का पेशेंट्स का, तो वो लीगल कब होगा? व्हेन इट इज शेयर्ड विद द अदर हेल्थ टीम मेंबर्स, दैट इज बी। जैसे कोई पेशेंट का केस है, आप उसको हैंडल कर रहे हो और आपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन किसी और डॉक्टर से डिस्कस करी जो उसके केस को हैंडल नहीं कर रहा है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोड ऑफ एथिक्स ब्रीक होगा वो कॉन्फिडेंशियलिटी होगा, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो मैस्लोज की थ्योरी को लेकर है। ठीक है, तो आप पढ़िए। मैस्लोज थ्योरी इज कंसर्न्ड विद, ऑप्शन ए इज इमोशन, ऑप्शन बी इज थिंकिंग, ऑप्शन सी इज मोटिवेशन एंड ऑप्शन डी इज एप्टीट्यूड। अगर आपने मैस्लो की थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो पढ़िए, उसमें आपको मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में मिलेगा, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि जो मैस्लो की थ्योरी है वो उसने किस पे स्टडी करी थी, ह्यूमन पर्सनैलिटी के ऊपर और मोटिवेशन के ऊपर। इट्स अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी होगा इसका आंसर। तो चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज एंडिंग द पेशेंट में रिएक्ट बाय। ये सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप से है। तो इसमें आप ऑप्शंस पढ़िए। फर्स्ट इज रिजेक्टिंग द नर्स, बी इज बिकमिंग एंग्री, सी इज रिग्रेशन एंड विड्रॉल एंड डी इज एक्सेप्टेंस। तो जब मैंने आपको नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप पढ़ाया था तो उसमें फेजेस थे, कितने फेजेस थे? 4 फेजेस थे। फर्स्ट क्या है? प्री इंटरेक्शन फेज, सेकंड क्या है हमारा? ओरिएंटेशन फेज, थर्ड क्या है हमारा? वर्किंग फेज, एंड लास्ट हमारा क्या? टर्मिनेशन फेज। इसकी मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बताई, देखिए कौन से फेज में कौन सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जो लास्ट टर्मिनेशन फेज जो होता है उसमें हमें एंग्जाइटी और एंगरनेस देखने को मिलती है, वो भी किसके अंदर? पेशेंट के अंदर। पेशेंट एंग्री हो जाता है क्योंकि वो जो नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप है वो खत्म होने वाली होती है, वो एंगर शो करता है, एंग्जाइटी उसके अंदर देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको अगर नहीं पता तो आप फिर से मेरी वीडियो में नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को पढ़िए एक बार। तो चलिए आगे आ जाइए, पढ़िए यहाँ पे। आस्किंग द क्वेश्चंस टू डिटरमाइन इफ द पर्सन अंडरस्टैंड द हेल्थ टीचिंग प्रोवाइडेड बाय द नर्स वुड बी इंक्लूडेड ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस आपने क्या करा, आपने हेल्थ टीचिंग दी है किसी भी पेशेंट को। ठीक है, आपने पहले हेल्थ टीचिंग देने से पहले एक डायग्नोसिस क्या बनाया कि पेशेंट के अंदर क्या इनएडिक्वेट हेल्थ टीचिंग है। ठीक है, आपने इंटरवेंशंस करे, आपने उनको हेल्थ टीचिंग दिया। अब आप कैसे पता लगाओगे कि उनको हेल्थ टीचिंग मिली है? आप लास्ट में उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, जो भी आपने पढ़ा है वो पूछोगे। तो वो स्टेप क्या है? वो
लास्ट स्टेप है वो क्या है, एवोल्यूशन है। आप इसमें ऑप्शंस पढ़िए, फर्स्ट इज असेसमेंट, बी इज एवोल्यूशन, सी इज इम्प्लीमेंटेशन, डी इज प्लानिंग गोल्स। तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि अगर आप लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हो ये जानने के लिए कि जो पेशेंट है या पर्सन है उसने कितना समझा है आपका हेल्थ टीचिंग, तो उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, उस स्टेप को हम बोलेंगे एवोल्यूशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The nurse who fails to remove a patient from an unsafe situation has violated which bioethical principle? आप इसको अपने आप पढ़िए और समझिए। एक नर्स जो एक पेशेंट को अनसेफ सिचुएशन से रिमूव नहीं कर पाती है वो कौन सा बायोएथिकल प्रिंसिपल वायलेट करती है? ऑप्शन ए इज जस्टिस, ऑप्शन बी इज फिडेलिटी, ऑप्शन सी इज वेरासिटी, ऑप्शन डी इज बेनिफिसेंस। तो मेरी लास्ट क्लास में मैंने जब कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाया था तो मैंने इन सारे टर्म्स के मतलब बताए थे। मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिव्यू करा देती हूँ। जस्टिस का मतलब होता है इक्वालिटी, कि आपको सारे पेशेंट्स को ना इक्वल ट्रीट करना है। फिडेलिटी का मतलब होता है कि आपको उनके साथ इनजस्टिस नहीं करना है, उनके साथ लॉयल रहना है, ऑनेस्टी बना के रखनी है। सी हमारे पास जो है वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस, आपको उन्हें फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देना है, जो भी है सच बताना है। ऑप्शन डी इज बेनिफिसेंस, कि आपको उन्हें हार्म ना करके उनके बेनिफिट के लिए काम करना है। तो यहाँ पे जो आपने कौन सा वॉयलेट किया है कोड ऑफ एथिक्स, इसमें आंसर होगा डी बेनिफिसेंस, क्योंकि आपने पेशेंट को हार्म किया है, आप उसका बेनिफिट नहीं कर पाए हो। तो आपने यहाँ पे ऑप्शन डी बेनिफिशेंस को हार्म को वॉयलेट किया है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है हमारा, द नर्स हु रिस्पेक्ट्स द पेशेंट्स फाइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट इज फॉलोइंग विच बायो एथिकल प्रिंसिपल? एक नर्स है जो रिस्पेक्ट करती है पेशेंट का राइट का कि वो रिफ्यूज कर सके ट्रीटमेंट, वो कौन सा बायो एथिकल प्रिंसिपल के अंदर आता है? तो जस्टिस बता दिया मैंने, बेनिफिसेंस वही है, सी इज ऑटोनॉमी, डी इज फिडेलिटी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा सी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब ही यही है कि पेशेंट के पास राइट है कि वो ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर सकता है, वो जो चाहता है अपने ट्रीटमेंट को लेकर वो बोल सकता है और हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज ऑटोनॉमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी रेफर्स टू द पेशेंट्स राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट एंड टू मेक वंस ओन डिसीजंस रिगार्डिंग हेल्थ केयर। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। Okay, move on to the next question. The RN student has been studying ethics in healthcare. Based on what she has learned, how would she explain the bioethical principle of autonomy? अभी मैंने आपको बताया था ऑटोनॉमी क्या होता है। ऑटोनॉमी सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, अपना काम खुद करना, जिसमें हम रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट को, पेशेंट के पास ये राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए पढ़िए। इट स्टेट्स दैट द फिजिशियन नोज व्हाट द बेस्ट फॉर द पेशेंट। Option B is it does not apply to informed consent. Option D is it refers to the patient's self-determination. Option D is it states that every patient has a right to health care. तो अब आपको इसका आंसर अपने आप ही समझ आ गया होगा। इसका आंसर है सी, इट रेफर्स टू द पेशेंट हेल्थ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारा किसके ऊपर आ गया है? ये टॉट्स के ऊपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द नर्स थ्रेटन्स टू प्लेस अ वर्बली अब्यूसिव पेशेंट इन रिस्ट्रेंट। द पेशेंट कुड प्रेस चार्जेस अगेंस्ट द नर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? एक नर्स है वो थ्रेट कर रही है एक पेशेंट को जो वर्बली अब्यूसिव पेशेंट है, कि मैं वो उसे रिस्ट्रेन करने के लिए धमकी दे रही है कि मैं तुम्हें रिस्ट्रेन कर दूंगी। तो जो पेशेंट है वो किसके अकॉर्डिंग उसे चार्ज कर सकता है? तो ऑप्शन ए इज बैटरी, ऑप्शन बी इज असॉल्ट, ऑप्शन सी इज मॉल प्रैक्टिस, ऑप्शन डी इज नेग्लिजेंस। तो आप पहले मुझे सबसे पहले इनके मतलब बताओ क्या होते हैं। बैटरी का मतलब क्या होता है? बैटरी का मतलब होता है फिजिकल असॉल्ट, की सॉरी फिजिकल असॉल्ट नहीं, फिजिकल टच करके आप किसी को थ्रेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था थप्पड़ मारना, आप किसी को मारपीट करते हो तो वो बैटरी के अंदर आता है। आप फोर्स यूज कर रहे हो किसी को हार्म करने के लिए। ऑप्शन बी असॉल्ट। असॉल्ट क्या है? मेंटल और फिजिकल थ्रेट है। यहाँ पे आप पेशेंट को टच नहीं कर रहे हो, आप उसे सिर्फ वर्बली बोल रहे हो, धमकी दे रहे हो, थ्रेट कर रहे हो। ऑप्शन सी और डी जो है माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस, ये दोनों ही हमारे अनइंटेंशनल थॉट्स के अंदर आते हैं जिनमें हमें पता ही नहीं है। पर यहाँ पर जो नर्स कर रही है वर्बली अब्यूज पेशेंट को थ्रेट कर रही है वो हमारा इंटेंशनल थॉट्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो उसे असॉल्ट के अंदर चार्जेस प्लेस कर सकता है, क्योंकि जो नर्स है वो सिर्फ थ्रेट कर रही है पेशेंट को रिस्ट्रेन करने के लिए, उसने रिस्ट्रेन नहीं किया। अगर वो पेशेंट को रिस्ट्रेन कर देती है विदाउट टेकिंग कंसेंट तो वो बैटरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। स्टेप्स द आरएन कैन टेक टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ माल प्रैक्टिस इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। माल प्रैक्टिस आपको पता है ना क्या होती है? प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के टाइम पे नेग्लिजेंस होने को माल प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो एक आरएन है, एक रजिस्टर्ड नर्स है, वो माल प्रैक्टिस होने से कैसे रोक सकती है? एक्सेप्ट बोला गया है उसने। ठीक है, फर्स्ट क्या? एडमिनिस्टर ड्रग्स केयरफुली, बी डॉक्यूमेंट एक्यूरेटली, सी इज डू नॉट डेलीगेट एनी टास्क,
डी इज थिंक बिफोर यू स्पीक। तो देखो आपने एक्सेप्ट बताना है इसमें, एडमिनिस्टर ड्रग्स केयरफुली, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सही है, इससे हम माल प्रैक्टिस को रोक सकते हैं। डॉक्यूमेंट करना एक्यूरेटली, जो भी हम काम कर रहे हैं हम उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे। थर्ड इज डू नॉट डेलीगेट एनी टास्क, आप टास्क डेलीगेट कर सकते हो, जो भी कॉम्पिटेटिव आपका स्टाफ है उस काम को करने के लिए। मैंने आपको डेलीगेशन में बताया था कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, हम कोई भी अपना जो काम है उसे अपने दूसरे स्टाफ से करवा सकते हैं जो उस काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आप होंगे उस काम को करने के लिए। ठीक है। डी है थिंक बिफोर यू स्पीक, ये बहुत ही अच्छा है कि आपको बोलने से पहले सोचना है। लेकिन हम माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट में क्या आएगा, डो नॉट डेलीगेट एनी टास्क, दैट इज सी, क्योंकि हम टास्क को डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम डेलीगेशन का मतलब ही यही है, हम टास्क उनसे ही करवाएंगे जो उस टास्क को करने में कॉम्पिटेंट होंगे। ठीक है, तो माल प्रैक्टिस क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, अ नर्स एजुकेटर इज प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन ऑन प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, द नर्स डिटरमाइंस दैट ऑल द फॉलोइंग एक्शंस वुड बी कंसिडर्ड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस एक्सेप्ट, first is administering the wrong medication, B is failure to obtain the informed consent, C is taking a picture of patient without his or her consent, D is refusing to permit the patient to walk without assistant। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, हमारा ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रिंग द रॉन्ग मेडिकेशन। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा मेडिकेशन एरर्स के अंदर आता है, जो कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस से माल प्रैक्टिस के अंदर आता है। बी है हमारा फेलियर टू ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अगर आपने कंसेंट नहीं लिया है तो ये भी आपका माल प्रैक्टिस के अंदर आता है, इसमें आप असॉल्ट या बैटरी की तरफ जाओगे या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी करोगे। सी हमारे पास क्या है, टेकिंग अ पिक्चर ऑफ पेशेंट विदाउट हिज और हर कंसेंट, ये कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करता है। डी हमारे पास है रिफ्यूजिंग टू परमिट द पेशेंट टू वॉक विदाउट असिस्टेंट, आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, मतलब परमिट कर रहे हो पेशेंट को कि वो वॉक करे विदाउट असिस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है उसको क्या करता है, ये इसका आंसर यही है, एक्सेप्ट में क्या आएगा, यही आंसर आएगा। देखो समझने की कोशिश कीजिए, अ नर्स एजुकेटर इज प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, द नर्स डिटरमाइंस दैट ऑल द फॉलोइंग एक्शन वुड बी कंसिडर्ड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस एक्सेप्ट। तो ऊपर के जो तीन है वो हमारे पास प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा रिफ्यूजिंग टू परमिट द पेशेंट टू वर्क विदाउट असिस्टेंट, ये हमारा प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के अंदर नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन आर एन एडमिनिस्टर्ड एन ऑर्डर डोज ऑफ मेडिकेशन ओवर द पेशेंट्स रिफ्यूजल, ऑन रिव्यू द मैनेजर इंटरप्रेट द एक्शन टू बी। एक आर एन है, एक पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया है ट्रीटमेंट लेने से, लेकिन फिर भी उसने उसको वो ऑर्डर डोज ऑफ मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर कर दिया है, तो मैनेजर के अकॉर्डिंग वो क्या एक्शन होगा, फर्स्ट इज असॉल्ट, बी इज बैटरी, सी इज नेग्लिजेंस एंड डी इज माल प्रैक्टिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, जो आरएन है उसको पता है कि पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया है फिर भी उसने वो ड्रग दिया है, तो इसका जो आंसर है नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या है, अनइंटेंशनल थॉट्स के अंदर आते हैं। अब बच्चे हमारे असॉल्ट और बैटरी। अब जो असॉल्ट है वो बताया था मैंने, मेंटल और फिजिकल थ्रेट है, यहाँ पर सिर्फ हम धमकी देते हैं पेशेंट को। बी हमारा क्या, बैटरी है, जिसमें हम टच करके पेशेंट को हार्म करते हैं, इसमें हमारा आंसर होगा बैटरी, क्योंकि हमने वो डोज देकर पेशेंट के मना करने पे पेशेंट को हार्म किया है, इंटेंशनली हार्म किया है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बैटरी। ओके, तो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है, द नर्स एक्सीडेंटली एडमिनिस्टर्ड द रॉन्ग डोज ऑफ मेडिकेशन, हर फर्स्ट एक्शन वुड बी, फर्स्ट इज नोटिफाई द फिजिशियन, बी इज फिल आउट एन इंसिडेंट फॉर्म, सी इज असेस द पेशेंट, या डी इज टेल हर सुपरवाइजर। देखो अगर एक किसी नर्स ने एक्सीडेंटली कोई रॉन्ग डोज ऑफ मेडिकेशन दे दिया तो उसका फर्स्ट एक्शन जो होगा वो असेस करना है पेशेंट को, कि पेशेंट को कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर वो पेशेंट को असेस करेगी और उससे पता चल जाएगा तो हम उसे कोई एंटीडोट दे पाएंगे। अगर उसके बाद वो असेस करने के बाद पता चल जाता है तो सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को बताएगी, देन नोटिफाई करेगी फिजिशियन को और उसके रिलेटेड एक इंसिडेंट रिपोर्ट लिखेगी। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज वर्किंग द नाइट शिफ्ट ऑन अ रेस्पिरेटरी फ्लोर, शी इज वॉकिंग टुवर्ड्स अ पेशेंट्स रूम व्हेन शी सीज अ नर्सिंग असिस्टेंट परफॉर्मिंग पेशेंट केयर विद द कर्टेन एंड डोर ओपन, द नर्स नोज दैट द नर्सिंग असिस्टेंट इज वायलेटिंग विच लीगल प्रिंसिपल। एक नर्स है वो वॉक कर रही है, मतलब काम कर रही है रेस्पिरेटरी फ्लोर पे, उसने देखा एक असिस्टेंट है, नर्सिंग असिस्टेंट है, वो एक पेशेंट की केयर कर रही है, कर्टेन विदाउट कर्टेन्स एंड डोर उसका जो ओपन है, तो उसमें जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो कौन सा लीगल प्रिंसिपल वायलेट करती है। तो फर्स्ट इज राइट टू प्राइवेसी, बी इज फॉल्स इम्प्रिजमेंट, डी इज फेलियर टू रेस्क्यू एंड डी इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो यहाँ पे वो क्या वायलेट कर रही है, वो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करती है। हर एक पेशेंट के पास ना राइट टू प्राइवेसी होता है कि उसकी कोई भी केयर है वो प्राइवेसी के साथ किया जाए, उसे डिग्निटी प्रोवाइड की जाए, तो यहाँ पे वो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट करती है, राइट टू प्राइवेसी, आंसर इज ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए,
The nurse on a busy surgical floor is preparing her patient for surgery. The patient refuses to sign the surgical consent form because he has not spoken to the surgeon regarding the procedure. When the nurse speaks to the surgeon on the phone, he tells her that he is too busy to come to the floor. If the nurse were to insist that patient sign the consent anyway, she should be violating which of the patient said. अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है और उस पेशेंट ने कंसेंट साइन नहीं करा है और नर्स जो है वो इंसिस्ट करती है पेशेंट को साइन करने के लिए, लेकिन पेशेंट मना कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर है, वो कौन सा पेशेंट का राइट वायलेट करते हैं? तो ऑप्शन सुनिए यहाँ पे। ऑप्शन ए इज राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, बी इज कॉन्फिडेंशियलिटी, सी इज राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, या डी इज प्राइवेसी। यहाँ पे आंसर आएगा राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, क्योंकि हर एक पेशेंट के पास राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है कि कोई भी प्रोसीजर, कोई भी सर्जरी उनके साथ की जाएगी तो उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट उससे लिया जाएगा। और अगर वो 18 प्लस से ऊपर के हैं तो वो कंसेंट खुद देंगे। अगर वो उससे कम एज के हैं और वो कंसेंट नहीं दे सकते हैं तो उनके जो भी लियाबल गार्जियंस होंगे या पेरेंट्स होंगे वो उस कंसेंट को साइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, बस इस क्वेश्चन के बाद वीडियो को खत्म कर देंगे। द नर्स हैज़ एन एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉट व्हेन शी मेक्स विच स्टेटमेंट? First is a tort is a legal wrong committed against another person or their property. B is a tort refers to the nurse's duty to practice within the boundaries of the nurse's role. C is a tort is a principle concerned with being fair or just. D is a tort refers to truth telling and not intentionally misleading patients. Tort क्या होता है? Tort is a violation of the civil law, जिसमें हम लीगली रॉन्ग करते हैं किसी पेशेंट के साथ या पर्सन की प्रॉपर्टी के साथ, विच वी आर नॉट इंटेंडेड टू डू, या फिर जो भी ऑर्डिनरी पर्सन है वो उस सिचुएशंस में वो काम नहीं करेगा तो वो क्या, उसको क्या हम बोलते हैं? टॉर्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अ टॉर्ट इज अ लीगल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट अनदर पर्सन और देयर प्रॉपर्टी। तो यहीं के साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेडिकेशंस एंड डोज मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और ध्यान दीजिए सारे टॉपिक्स के ऊपर। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।